नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें अपने बात करेंगे पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बिना समय गवाए साथियों मैं स्टार्ट करूंगा पहले प्रश्न से कि श्वसन दर मापन यंत्र है स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्पायरोमीटर इसका उत्तर रहेगा। टेलीस्कोप, देखिए पृथ्वी से अपन जब अंतरिक्ष में देखते हैं तब टेलीस्कोप अपन काम में लेते हैं। स्टेथोस्कोप साथियों जो हृदय की धड़कन मापने में काम में आता है वो यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस है। देखिए साथियों, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सारे के सारे आपके ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अगर अपन सामान्य रूप से देखें तो पादप आपके ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं श्वसन में, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्य श्वसन अंग है मुख, नासिका, डायफ्राम या ग्रसनी। तो देखिए भाग तो श्वसन अंग जो एक प्रकार से श्वसन अंग ये सभी है ना, सभी के सभी जो वो श्वसन में भागीदार होते हैं, लेकिन मुख्य श्वसन अंग की बात की जाए तो वो नासिका है ना, जिससे शुद्ध वायु अपने शरीर में प्रवेश करती है, मुख से अशुद्ध वायु प्रवेश करती है। और साथियों डायफ्राम जो वो उत्तरदायी होता है श्वसन के लिए। कैसे उत्तरदायी होता है? जैसे ही जो डायफ्राम एक प्रकार से इस प्रकार से आपके फेफड़े होते हैं दोनों तरफ, है ना, ये आपके फेफड़े होते हैं साथियों। जैसे ये डायफ्राम जो वो सिकुड़ता है, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन में आता है, सिकुड़ जाता है, तो क्या होगा, फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी। जगह मिलते ही क्या उसमें हवा भर जाएगी फेफड़ों में, यानी कि निःश्वसन हो जाएगा, यानी प्रवेश कर जाएगी वायु अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही डायफ्राम एक प्रकार से वापस अपनी पहली स्थिति में इस प्रकार से आएगा तो फेफड़ों से हवा निकल जाएगी, यानी कि उच्छ्वसन की क्रिया होगी। ठीक है, तो उत्तरदायी कौन है? डायफ्राम है, लेकिन मुख्य श्वसन अंग पूछे तो नासिका आपका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, श्वास नली कभी भी सिकुड़ती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साथियों बहुत सरल प्रश्न है, उसमें सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं साथियों, इस वजह से ऐसा नहीं होता, सिकुड़ती नहीं है, वो पिचकती नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली में आवृत होता है, उस झिल्ली का नाम बताइए। मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था साथियों, फेफड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं साथियों, 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, फेफड़े 2 होते हैं अपने, 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो प्लूरल मेम्ब्रेन इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे हिसाब से फेफड़े अपने 2 होते हैं, 2 को अंग्रेजी में प्लूरल कहते हैं। ठीक है भाई, बहुवचन को प्लूरल ही बोलते हैं अपन, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो प्लूरल यहाँ पर भाई 2 जो है वो एक बहुवचन है, तो बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं, तो प्लूरल मेम्ब्रेन, इस प्रकार से आप याद इसको रख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अब आपका डायफ्राम उत्तर रहेगा। डायफ्राम क्यों जिम्मेदार है मैंने आपको बता दिया। जैसे ही डायफ्राम सिकुड़ेगा वैसे ही अपने अंदर वायु प्रवेश करेगी फेफड़ों में, और जैसे ही फैलेगा वैसे ही फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाएगी, क्योंकि सिकुड़ेगा तब फेफड़ों को जगह मिल जाएगी फैलने के लिए, जिस वजह से हवा अंदर आ जाती है। ठीक है, और जैसे ही साथियों आपका डायफ्राम फैलेगा तो वैसे ही फेफड़े जो है वो उनको जगह कम मिलेगी, तो उनसे जो हवा है वो निकलेगी, वायु निकलेगी, है ना, तो उसको बोलेंगे उच्छ्वसन, जब अपन शरीर से वायु बाहर अपने जाएगी। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, श्वसन में गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य किस कारण होता है? ये साथियों कोशिकाओं नहीं है, ये केशिकाओं आएगा, है ना। बाह्य श्वसन में गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य किस कारण होता है? विसरण के कारण, आंशिक दाब के कारण, दोनों के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा प्यारे साथियों, हम लोगों ने ये श्वसन की जो प्रक्रिया उसके आधार पर अपने देखा कि 2 स्तरों में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। एक स्तर तो आपका होता है बाह्य श्वसन, ठीक है, बाह्य श्वसन, और एक हमने पढ़ा था साथियों आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। ठीक है, अगर आपको ध्यान में है तो देखिए मैंने बाह्य श्वसन में क्या बताया था कि बाह्य श्वसन में गैसों का जो विनिमय है वो हवा से भरी कूपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आंशिक दबाव के या आंशिक दाब के अंतर के कारण होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आंतरिक श्वसन है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आंतरिक श्वसन है इसमें गैसों का जो विनिमय होता है वो केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के कारण होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आंशिक दाब अंतर आपका सही रहेगा।
ठीक है। बाकी यहाँ मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, केशिकाएं आएगा ये, हाँ जी ये रहा, है ना। 1 मिनट, हाँ जी लीजिए, ये आपका सही रहेगा अब, ठीक है। केशिकाओं इसको कर दिया गया है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के जोड़ों में दर्द क्यों होने लगता है? थकान के कारण, मसल्स में खिंचाव के कारण, मसल्स में ग्लूकोज के लैक्टिक अम्ल में बदल जाने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो देखिए मसल्स में जो ग्लूकोज होता है उसके लैक्टिक एसिड में बदल जाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है अनोक्सी शोषण या अनोक्सी शोषण भी इसको बोलते हैं, में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, एथेनॉल बनता है, या उपयुक्त सभी। अब देखिए साथियों, मुख्य उत्पाद की बात की जा रही है यहाँ पर। सबसे पहले बात की जाए अनोक्सी शोषण को साथियों अवायवीय शोषण भी बोलते हैं, ठीक है। अवायवीय श्वसन भी साथियों इसको कहा जाता है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अपन अनोक्सी श्वसन बोलते हैं या अवायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें साथियों क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो एल्कोहल, है ना, किसमें बनता है? जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है साथियों C6H12O6, ये आपका C2H5OH, ठीक है। C2H5OH यानी कि एथेनॉल, यानी ये एल्कोहल हो गया, और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और जल भी बनता है, ठीक है, ठीक है। और 2 ATP ऊर्जा भी निकलती है, 2 ऊर्जा के 2 ATP अणु यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। कितने ATP ऊर्जा निकलती है अनोक्सी श्वसन में? तो 2 ATP निकलती है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर पूछा है मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो मुख्य उत्पाद की अगर बात की जाए तो वो आपका एथेनॉल बनेगा। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है, बट मुख्य उत्पाद पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एथेनॉल, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, केचुआ श्वसन करता है गलफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, या श्वास नली द्वारा? जो साथियों केचुआ होता है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी फेफड़ों के द्वारा जैसे छिपकली है ना, मनुष्य है आपकी छिपकली है, और छिपकली के अलावा पक्षी है ना, पक्षी भी साथियों फेफड़ों के द्वारा श्वसन जो वो करते हैं। इसके अलावा श्वास नली के द्वारा कौन श्वसन करता है ये भी बताया आपको, जैसे टिड्डे हैं, ठीक है, टिड्डे हैं, मक्खी है, तिलचट्टे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके श्वास नली के द्वारा श्वसन करते हैं। गलफड़े के द्वारा आप सभी को पता है मछली है ना, झींगा है, सीप है, ये सारे के सारे एक प्रकार से गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इनको, केचुआ जो वो आपका त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, श्वसन का नियंत्रण होता है डायफ्राम द्वारा, फेफड़ों द्वारा, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोगेंटा द्वारा, या उपयुक्त सभी? तो देखिए श्वसन का नियंत्रण कहाँ से होता है, ये है बहुत ही अच्छा प्रश्न। श्वसन का जो नियंत्रण है, देखिए श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है, तो वो है नासिका। श्वसन के लिए मुख्य अंग तो है प्यारे साथियों नासिका। श्वसन के लिए उत्तरदायी है साथियों डायफ्राम, और श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोगेटा द्वारा जो है इसका नियंत्रण साथियों होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अगला प्रश्न, अनोक्सी श्वसन से में प्राप्त ऊर्जा अणु होते हैं, तो 2 ATP होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, और ऑक्सी श्वसन से 36 से लेके 38 ATP, लेकिन आप 38 सही कीजिएगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर 2 ATP आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है? यानी कि किस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है? ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, क्रेब्स चक्कर, और आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता, वो होता आपका अनोक्सी श्वसन, और ग्लूकोज का अपूर्ण जो अपघटन होने से, ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होने से आपके किसका निर्माण हो जाता है साथियों? एथेनॉल का, या फिर एल्कोहल का अपन बोलते हैं C2H5OH का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 अनोक्सी श्वसन सही रहेगा। अगला प्रश्न, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निश्वसन, उच्च श्वसन, आंतरिक श्वसन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को निश्वसन कहते हैं, और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं। निश्वसन श्वास अंदर लेना एक सक्रिय प्रक्रिया, जबकि उच्च श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया। इसके अलावा जो है
एक प्रकार से निःश्वसन जो उसमें साथियों पॉइंट नहीं 2 सेकंड का समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है निःश्वसन में। और उस श्वसन की बात की जाए तो इसमें 3 सेकंड का समय लगता है साथियों, इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, याद थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इनको बताया हुआ वैसे आपको सभी, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, श्वसनिका में अंतिम छोर पर पाई जाती हैं कुपिकाएं पाई जाती हैं साथियों, सबको पता है एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं अपन। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है। अब ये जो अपने प्रश्न है ये सारे के सारे आपके पाचन तंत्र से संबंधित रहेंगे। अगले 10 प्रश्न, अभी तक अपन ने जो प्रश्न किए वो श्वसन तंत्र से संबंधित थे, अभी अपन करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन जो वो साथियों प्रारंभ होता है, या मनुष्य की मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ होता है। बहुत ही आसान सा सरल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या आपका कोई नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्रोत है। क्योंकि देखिए मुख गुहा में लार एंजाइम आपका एक प्रकार से लार जो है वो उसमें आपके एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको एमाइलेज अपन बोलते हैं, एमाइलेज, उसी को अपन टाइलिन भी बोलते हैं। और एक और एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम जो वो पाया जाता है। तो जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा साथियों। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या इसको स्टार्च भी बोलते हैं साथियों, स्टार्च को किस में बदला जाता है, यहाँ पर माल्टोस में बदला जाता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मनुष्य की लार का जो पीएच है वो कितना होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, मनुष्य की लार का पीएच 6.8 जो वो होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न शायद मैंने आपको वहाँ टॉपिक जब करवाया था तब नहीं करवाया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अपन ऑब्जेक्टिव में करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो 6.8 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लार एंजाइम आंसू तथा पसीने में भी पाया जाता है। तो देखिए कौन सा लार एंजाइम, जो लार एंजाइम होते हैं साथियों इसको लाला एंजाइम भी बोला जाता है, याद रखिएगा इनको। अगर आपको लार एंजाइम की जगह लाला एंजाइम नाम आ जाए तब आप घबराइएगा नहीं, लार एंजाइम को लाला एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, तो लार एंजाइम में आप जानते हैं आपका एमाइलोज या फिर टाइलिन जो वो पाया जाता है। इसके अलावा आपका लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, और लाइसोजाइम एंजाइम जो साथियों वो आपके आंसू और पसीने में भी होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो वो आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। और ये लाइसोजाइम एंजाइम करता क्या है साथियों, मुख में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मनुष्य में चर्वणक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में चौर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, यह आपका प्रश्न है। तो मनुष्य में चौर्णक दांतों की संख्या साथियों कुल मिलाकर के 12 होती है। 6 तो आपके ऊपरी जबड़े में होते हैं और 6 ही आपके निचले जबड़े में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न, आंत में भोजन की अवस्था को क्या कहते हैं, बोलस, काइम या काइल या नन ऑफ दीज। तो काइल कहते हैं साथियों आंत में भोजन की अवस्था को, और काइम कहाँ कहते हैं साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आमाशय में, है ना, आमाशय में भोजन की जो अवस्था है, आमाशय में भोजन अवस्था, इसको क्या कहा जाता है साथियों, काइल काइम कहा जाता है। और काइल कहते हैं आपके आंत में भोजन की अवस्था को, आंत में भोजन अवस्था इसको बोला जाता है साथियों आपके काइल। ठीक है, और बोलस साथियों, बोलस किसको कहते हैं, तो मुख में भोजन की जो अवस्था होती है, मुख में भोजन अवस्था को आपका बोलस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका उत्तर साथियों हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, भोजन को पुनः ग्रसिका में जाने से रोकती है साथियों। 2 अवरोधनी मैंने आपको बताई थी जो आपके आमाशय में पाई जाती हैं। 2 अवरोधनी कौन कौन सी हैं वो, एक तो है जठर निर्गमी अवरोधनी, एक जठरागम अवरोधनी। तो साथियों जो जठरागम अवरोधनी है या फिर इसको कार्डियक अवरोधनी भी कहा जाता है, ये ग्रसिका एक प्रकार से ग्रसिका और जठरागम भाग के मध्य जो वो पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है कि भोजन को पुनः वापस उल्टा ग्रसिका में जाने से रोकती है। तो जठरागम अवरोधनी जो है वो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा आपका। जबकि जठर निर्गमी जो अवरोधनी है साथियों, वो एक प्रकार से छोटी आंत और छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है वो, है ना,
उससे एक प्रकार से जठर निर्गमी अवरोधनी जो वो आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। तो आमाशय और जो छोटी आंत का जो आपके जो ग्रहणी भाग है ना, जहाँ सर्वाधिक पाचन होता है, उन दोनों के बीच में स्थित होती है जठर निर्गमी अवरोधनी। तो ऑप्शन बी आपका साथियों यहाँ पर उत्तर जो वो साथियों रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रंथि जो पित्त का निर्माण करती है साथियों, पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। और यहाँ पर पित्ताशय में जाकर के पित्त फिर स्टोरेज इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। जो पित्त का जो निर्माण है एक प्रकार से वो किसके द्वारा किया जाता है? पित्त का निर्माण साथियों यकृत के द्वारा किया जाता है, जिसका संग्रह होता है आपके पित्ताशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पाचन तंत्र के किस अंग का कार्य खनिज, लवण तथा जल का अवशोषण करना है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय या ग्रसनी? पाचन तंत्र के किस अंग का कार्य खनिज, लवण और जल का अवशोषण? तो बड़ी आंत इसका उत्तर होगा। छोटी आंत में साथियों सर्वाधिक पाचन जो वो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में भी ग्रहणी भाग जो उसमें होता है साथियों। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बताए थे। और खनिज, लवण और जल का अवशोषण जो वो साथियों बड़ी आंत के द्वारा ही होता है। अगला आपका प्रश्न, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने का जो एक प्रकार से बदलने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? यानी कि वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलने वाला एंजाइम आपको बताना है। तो माल्टेज है, न्यूक्लिएजेज है, ट्रिप्सिन है या आपका लाइपेज है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए, वसा को वसीय अम्लों में बदलता है आपका लाइपेज एंजाइम। तो आपका जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा लाइपेज। ठीक है, वसा को वसीय अम्लों में बदलता है लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर साथियों आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, लाइपेज एंजाइम, थोड़ी ये निशान हटा देते हैं ताकि आपको जब PDF मिले तब आपको कोई दिक्कत इसमें ना आए। ठीक है, लाइपेज एंजाइम यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। इसके अलावा बात करें अपने माल्टेज की। ठीक है, तो ये ग्लूकोज एक प्रकार से माल्टेज जो साथियों वो माल्टेज का क्या करिए, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसके अलावा न्यूक्लिएजेज जो है वो क्या करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व आपके शर्करा में बदलता है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन साथियों प्रोटीन के एक प्रकार से प्रोटीन के पाचन का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसके द्वारा साथियों किया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन को पेप्टाइड में जो वो ट्रिप्सिन बदलता है। इसी प्रकार से काइमोट्रिप्सिन नाम का एंजाइम भी होता है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो ट्रिप्सिन भी अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और काइमोट्रिप्सिन भी अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। और दोनों ही जो वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य साथियों करते हैं। ध्यान में रखिएगा इनको। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, अग्नाशयी रस की प्रकृति कैसी होती है? तो अग्नाशयी रस जो वो साथियों उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो जो अग्नाशय से जो रस निकलता है, ठीक है, आमाशय से तो HCl निकलता है तो अम्लीय प्रकृति होगी। लेकिन अग्नाशय रस की प्रवृत्ति पूछी है, पेनक्रियाज जो लिक्विड होता है उसकी प्रकृति पूछी है अग्नाशय रस की, तो वो आपका साथियों दुर्बल क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, दुर्बल क्षारीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका उत्तर साथियों हो जाएगा। तो ये थे साथियों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र से संबंधित थे। अगले वीडियो से हम रक्त परिसंचरण तंत्र को साथियों स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।